हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो 21वीं सदी का लगभग चौथा हिस्सा बीत गया है। यूँ कह सकते हैं कि 21वीं सदी अब जवान हो गई है। अब उदारीकरण और डिजिटलीकरण की ये जनरेशन अपने पीक पे है। 20-25 सालों में हमने अपने आसपास बहुत सारे परिवर्तन देखे, बहुत भारी भारी परिवर्तन देखे। चाहे अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की, या फिर सोचने के तरीके की, या फिर कार्यशैली की, इन सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। मानते हो आप? बिल्कुल हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी के इस युग में शिक्षा का क्षेत्र भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो परिवर्तन हुए हैं ये अधिकतर परिवर्तन एजुकेशन में भी सकारात्मक पक्ष की ओर है। अब हम शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटलीकरण की बात करते हैं। कोरोना काल में जो शिक्षा के क्षेत्र है उसमें क्रांति आ गई। पहले जो शिक्षा, जो क्वालिटी एजुकेशन एक खास वर्ग को प्राप्त होती थी, अब वही शिक्षा दूर देहात के और ढाणी में बैठे हुए जो बच्चे हैं उनके आस पास भी आसानी से पहुंच रही है। और वहाँ पे इतनी क्वालिटी एजुकेशन पहुंच रही है, वहाँ अभी सड़कें नहीं पहुंची है। लेकिन जो कोरोना काल के बाद में शिक्षा में डिजिटलीकरण हुआ, उसके बाद में क्वालिटी एजुकेशन पे रीच उनकी आसान हुई है। वंचित वर्ग देखो इससे लाभान्वित हुआ है और प्रगति की तरफ बढ़ेगा, स्वाभाविक है। तो प्रगति की तरफ लगातार बढ़ रहा है। अगर हम बात करें पिछले 4 या 5 साल पहले की, तो ऐसा संभव था क्या? नहीं। लेकिन अब हमारे जो दूर देहात में बैठे हुए, रिमोट एरिया में जो बैठे हुए बच्चे हैं, वो भी शानदार काम कर रहे हैं, शानदार पढ़ाई कर रहे हैं। आप 10th के बोर्ड को ले लो, 12th को ले लो, नीट को ले लो, IIT, JEE, CA, पटवार, बैंक जैसे एग्जाम में वो लगातार झंडे गाड़ रहे हैं, बिल्कुल गाड़ रहे हैं। और सफलता की कहानियाँ लिख रहे हैं, बिल्कुल लिख रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, उनके आसपास का जो माहौल है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। बाकी विद्यार्थी भी उनको देख के मोटिवेट हो रहे हैं। तो इससे क्या इशारा हो रहा है कि आगे आने वाले 4-5 सालों में और अत्यधिक परिवर्तन होगा। और क्या होगा? भारत एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा। लेकिन मेरा क्या मानना है कि इतना परिवर्तन हो रहा है यह पर्याप्त नहीं है। हमें इससे भी आगे बढ़ के सोचना होगा। कैसे? कि जो विद्यार्थी अभी लाभार्थी हो रखे हैं, लाभार्थी की श्रेणी में आ रहे हैं, अब उनको हम कैसे नीति निर्माता बना सकते हैं। और जो हमारे जीवन में होता है ना कि कोई सी भी छोटी मोटी सरकारी नौकरी कहीं सेट हो जाए, वो वाली मानसिकता, उससे थोड़ा सा परिवर्तन हम करना चाहेंगे, ताकि जो नीति निर्माता वाली पोस्ट है वहाँ पे अपने नौनिहालों को पहुँचा सके। यानी देखो, भारत है वो 75% आबादी गाँव में रहती है। और एक गाँव हो या शहर हो, ज़्यादातर आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। अब लेकिन वो युवा जुझारू है, वो उस गरीबी पे रुक नहीं रहा, उसमें एफर्ट लगा के मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, उस गरीबी की जंजीर को लगातार तोड़ रहा है। लेकिन देखो, अभी भी हम देखते हैं जो हमारे हायर पोस्ट है, ऊंची पोस्ट है, जैसे हम बात करें यूपीएससी के रिजल्ट की, तो हम अक्सर सुनते हैं कि एक टैक्सी चालक की बेटी ने यूपीएससी पहले प्रयास में क्लियर किया। उसके बाद में हम सुनते हैं कि एक किसान की बेटी ने यूपीएससी क्लियर किया, है ना। एक गरीब परिवार के लड़के ने मेहनत के दम पे सफाई कर्मचारी के पद पे पोस्टेड था और बाद में उसने यूपीएससी क्रैक किया। लेकिन ऐसी कहानियाँ ना वो गिनी चुनी होती है। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे ही ऐसे होते, वो होते 2-4-5। बाकी इसमें जो यूपीएससी जैसी बड़े एग्जाम निकालते हैं वो हायर क्लास के होते हैं। उसमें क्या होता है, उन बच्चों को रिसोर्सेज बचपन से मिलते हैं, उनकी एजुकेशन भी क्वालिटी होती है। अब हमारे जो सामान्य बच्चे हैं उनको एक तो पहले उतने रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, फिर उनकी मेंटालिटी होती है कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा सा सेट हो जाए ताकि लाइफस्टाइल सामान्य हो जाए। तो अब यूपीएससी एग्ज़ाम में सफलता रेट उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो एक तो उनको जो उनकी इकोनॉमिक पोजीशन है वो उनको अलाउ नहीं करती कि आप लंबे समय तक टिके रहो तैयारी के मैदान में, कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, अब जो हमारे नौनिहाल है, अब उनको शुरू से ही एजुकेशन देनी पड़ेगी उस दिशा में, ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन शुरू से ही ले। देखो क्या होता है, हम अगर एक सेंटर पॉइंट पे बैठे हुए हैं और अपने आसपास के 10 गांवों में देखते हैं तो वहाँ पे एक भी आपको 1 या 2 बंदे ऐसे मिलेंगे जो हायर पोस्ट पे हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर फैमिली की, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे
इसको नकारात्मक तौर पे नहीं लेना है, लेकिन जो आईएएस टॉपर रही है टीना डाविजी, उनकी फैमिली को दे देते हैं। तो उनके मदर फादर, उनकी सिस्टर, वो खुद और उनके एक्स हस्बैंड और जो उनके जो वर्तमान हस्बैंड है, ये सारे मतलब टॉप के सिविल सर्वेंट है, बिल्कुल है। तो एक फैमिली से इतने, जबकि हम एक सेंटर पॉइंट पे बैठे हुए हैं, उसके आसपास के 10 किलोमीटर के सर्किल में हमें एक बंदा नहीं मिलता, जबकि एक फैमिली में इतने ज़्यादा सिविल सर्वेंट मिल जाते हैं। उसका कारण क्या है? तो उनकी पढ़ाई करने का जो तरीका है वो क्वालिटी रहा है, शानदार पढ़ा है। और वहाँ पे पेपर तो सबके लिए सेम आएगा, लेकिन जो पढ़ने का तरीका है, जो प्रोसेस उन्होंने 15-20 सालों में उन्होंने से गुजरे हैं, वो अलग है। वो अलग होगी तो क्या होगा, उस पेपर को पढ़ने का तरीका, उसको सोल्व करने का नज़रिया भी उस तरीके से होगा। तो अब क्या है, अब इस दिशा में क्या कर सकते हैं हम? इस दिशा में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, हमारी पढ़ाई को शुरू से ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि जिस तरीके से बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो एलिट क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी तरह से सामान्य बच्चे भी पढ़ सकें। तो इसी कड़ी में हमने एक कॉन्सेप्ट लेके आया है, जो हम कह सकते हैं, हम का क्या मायने हैं, टीम मुलान। तो एक कॉन्सेप्ट लेके आई है, किस लिए? जो हमारे सामान्य परिवार के बच्चे, उनको फ्यूचर रेडी करने के लिए और नॉलेज से लोडेड करने के लिए। और क्या नाम दिया इस प्रोग्राम को? इस प्रोग्राम को हमने नाम दिया है स्काई वन। क्या है स्काई वन? इसको देखो, ध्यान से समझना पड़ेगा। एक इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है उसको, क्योंकि जो अगर आप डीपली सोचोगे तो इस चीज़ को आराम से समझ जाओगे। एक बार आपको 1-2 दिन का टाइम लेना है, इसके बारे में सोचना है। एक बार इसको वीडियो को देखो, एक बार फिर से देखो, फिर उसकी जो पीडीएफ वगैरह है उनको भी आपको आराम से पढ़ना है। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में ब्रीफिंग दे देता हूँ। तो एक 100 डेज़ का प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य क्या रखा है? एम रखा है गेनिंग नॉलेज, ज्ञान को मैक्सिमाइज करना। मिशन है जो सब्जेक्ट्स है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उनको आसान तरीके से पढ़ना, इजी वे में पढ़ना। और इसका विजन क्या है? विजन है आपको भविष्य के लिए तैयार करना, भविष्य के लिए तैयार करना, अभी से शुरू करना। और कौन कौन से सब्जेक्ट इस स्काई वन प्रोग्राम में 100 डेज़ का जो प्रोग्राम है उसमें कवर करेंगे? तो इसमें देखो, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, और साथ ही करंट अफेयर भी रहेगा। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट है वो इसमें 100 डेज़ के प्रोग्राम में यानी स्काई वन में हम रखेंगे। इसके बाद में देखो क्या क्या शामिल किया गया है इसमें। तो इसमें तो देखो, सबसे पहले तो आपको डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन होगा। उसके बाद में वीडियो एक्सप्लेनेशन होने के बाद में उसके बारे में वीडियो का सॉल्यूशन टेस्ट दिया जाएगा आपको, वो टेस्ट आपको सोल्व करना पड़ेगा। आपका तात्पर्य जो भी विद्यार्थी है, चाहे वो विद्यार्थी कोई सी भी क्लास का हो, वो अगर इस कोर्स में इनरोल होता है तो उसके लिए ये प्रक्रिया रहेगी। फिर डेली टेस्ट होंगे। ये लगभग पूरे 100 दिन के कोर्स में 50 से भी ज़्यादा टेस्ट होंगे, 70-80 टेस्ट हो सकते हैं। वीकली टेस्ट की बात करें तो 12 टेस्ट होंगे और 25 दिन पे एक टेस्ट रखा जाएगा। इस प्रकार के 25-25 दिन पे 4 टेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि 100 दिन में 4 टेस्ट होते हैं, बिल्कुल। और एक फिर बाद में मेगा टेस्ट होगा, क्योंकि 100 दिन में हमने जितना भी पढ़ा वो एक मेगा टेस्ट में रखेंगे, ताकि क्या होगा, जो हमने पढ़ा उसके साथ रिलेट कर सके, इसलिए ये टेस्ट रखे गए हैं। अब किस तरह से काम करेगा ये जो अपना स्काई वन प्रोग्राम है, उसकी काम करने की प्रक्रिया कैसे होगी? तो सबसे पहले तो देखो, टॉपिक एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा। ठीक है, टॉपिक एक्सप्लेनेशन वीडियो हो गया। उसके बाद में दूसरे दिन जो टॉपिक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू टेस्ट होगा। वो 15 प्रश्न का एमसीक्यू टेस्ट होने वाला है। उसके बाद में अगले दिन फिर से वीडियो, फिर एमसीक्यू टेस्ट, वीडियो, एमसीक्यू टेस्ट। जैसे ही 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में एक वीकली टेस्ट होगा। 7 दिन में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके बारे में वीडियो एक्सप्लेनेशन होगा, वीडियो टेस्ट होगा पहले, और उसके बाद में जो टेस्ट में प्रश्न आए हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन बताया जाएगा। और फिर 25 दिन पे एक मून टास्क कह सकते हैं, जिसमें क्या होगा, 25 दिन में हमने जो कुछ पढ़ा उसको टेस्ट के माध्यम से जांचेंगे, और उसके बाद में उस जो 25 दिन पे टेस्ट हुआ है उसको भी वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब इसके बाद में जैसे हमारे 100 दिन कंप्लीट होंगे तो एक फाइनल टेस्ट का कॉन्सेप्ट रखा है। ये एक मेगा टेस्ट होगा, क्योंकि एक ही टेस्ट होगा। ऑल इंडिया रैंक आपको इसमें पता चलेगी। ऑल इंडिया रैंक का मतलब क्या है, क्यों इसको शामिल किया गया है? देखो, इसमें क्या है, विद्यार्थी क्या मोटिवेट रहते हैं, बच्चे पढ़ाई के प्रति जुड़े रहेंगे, लगाव रहेगा। तो इसके लिए ये ऑल इंडिया टेस्ट रखा है। इसमें कुछ प्राइज मनी भी रखेंगे। उसका कोई मतलब वैसे लॉटरी वाला सिस्टम नहीं है। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे पढ़ने के लिए उत्साहित रहे, प्रोत्साहित रहे। क्या होगा इसमें? तो 100 एमसीक्यू होंगे। एक प्रश्न का
जो टेस्ट होगा 100 प्रश्न 100 नंबर के हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी और टाइम इसमें कम रखेंगे क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट हो रहा है, तो मतलब अनफेयर मीन इसमें ना शामिल हो, इसलिए इसको 1 घंटे का समय इसमें रखा जाएगा। अब कैसे आप स्काई रन में इनरोल करना चाहते हो, तो कैसे इनरोल कर सकते हो? तो सबसे पहले तो आपके अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। फिर मुलान एकेडमी जो एप्लीकेशन है उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद में आपको जो एप्लीकेशन होगी उसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, OTP आएगा, बाद में आप लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद में सामने आपको स्काई वन का कोर्स दिखेगा। आपको कोर्स खरीदने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना है। अब प्रक्रिया पूरी होगी तो चूंकि जो रामनवमी है हमारी, यानी 30 मार्च, तब से ये कोर्स लाइव हो रहा है, तो उस दिन से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रक्रिया फॉलो करने में कोई दिक्कत है तो आप अपने नज़दीकी ई मित्र से संपर्क कर सकते हो, वो आपको कोर्स में इनरोल करके दे देगा, बाकी पढ़ना आपको पड़ेगा। आपको लगता है कि उस ई मित्र के पास में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वो ई मित्र हमारे से संपर्क कर लेंगे। उसके बाद में हम उनसे कांटेक्ट करके आपको दूसरे या तीसरे दिन वो आप वहाँ जाके उस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद में एक समस्या आती है कि जो कोर्स है स्काई वन, इसमें कौन कौन बच्चे हैं, कौन कौन विद्यार्थी है वो एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहली बात है ना, उसमें एलिजिबिलिटी की वो है जो सीखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो हर बंदा एलिजिबल है। अगर इस बात से नहीं समझे कि कौन है जो पढ़ना चाहता है, तो वो देखो 6th क्लास का स्टूडेंट हो सकता है, 7th का भी हो सकता है। अगर आप 8th में हो तो आप एलिजिबल हो, 9th में हो तो भी एलिजिबल हो, 10th 11th 12th, या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में हो तो भी एलिजिबल हो। अगर आप BA BCom BSc MA MCom MSc UPSC PCS RAS टीचिंग एग्जाम के स्टूडेंट हो, पटवार एग्जाम के स्टूडेंट हो, या वीडियो एग्जाम के एस्पिरेंट हो, तो आप भी इस कोर्स में एलिजिबल होते हो। इसके बाद में इस कोर्स की फ़ीस कितनी रखी गई है? देखो, इस कोर्स की फ़ीस हमने नॉमिनल रखने का प्रयास किया है, क्योंकि इसमें हमने उद्देश्य क्या रखा है, क्वालिटी कंटेंट मेकिंग। और क्वालिटी कंटेंट मेकिंग में थोड़ा बहुत तो हमें कॉस्ट देना पड़ेगा, तो हमने इसकी जो फ़ीस रखी है वो 2500 रुपये रखी है। लेकिन हमारे जो पहले 1000 विद्यार्थी होंगे, शुरुआती 1000 स्टूडेंट, उनके लिए इस कोर्स की फ़ीस रखी है हमने 999 रुपये। कितने? 999, यानी कह सकते हैं 1000 रुपये इसमें आपके खर्च होने वाले हैं। तो 1000 रुपये में एक कोर्स है। बाकी आपको कोर्स को डिटेल से समझना है, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट बताया गया है, क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से ये प्रोग्राम है वो रन करेगा। तो आपको देर नहीं करनी है, बिल्कुल सही बात कह रहा है ये। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस है, बाकी इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी कि क्या इसमें पढ़ाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम पॉलिटी सब्जेक्ट को शामिल करेंगे, तो भारतीय संविधान का इतिहास और उसकी विकास यात्रा। फिर देखेंगे संविधान क्या होता है, संविधान की विशेषताएं क्या है। उसके बाद में संविधान के विकास के विभिन्न चरण, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो इस प्रकार जो भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट इसमें समाहित किए गए हैं। सारी पॉलिटी देखो 100 दिन में नहीं हो सकती, लेकिन पॉलिटी का एक परसेंटेज जो हिस्सा होगा, यानी हम 18 कह सकते हैं कि कहाँ तक चलेंगे, तो इसमें जो लोकसभा राज्यसभा तक है ना, वहाँ तक हम चलेंगे, इसमें वहाँ तक पढ़ेंगे। उसके आगे वाला जो पोर्शन है, चूँकि हमने कोर्स का नाम क्या दिया है, स्काई वन, तो जो स्काई 2 लेके आएंगे, इसके बाद में आगे का पोर्शन वहाँ से कवर करेंगे। इस प्रकार हमारा ये टारगेट है कि हम स्काई सीरीज़ की 5 सीरीज़ लेके आए, जिसमें आप UPSC एग्ज़ाम के लिए भी जाते हो। कब? 2023 के लिए जाते हो तब तो पर्याप्त नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 2024 के लिए जाते हो तो आपका सहायक हो सकता है, पर्याप्त नहीं। लेकिन आप 2025 के लिए जाते हो तो आपका बेस कोर्स के रूप में ये बहुत सहायक होगा। वो तो आप कोर्स लोगे तो आप उससे समझ जाओगे कि किस तरह से कार्य कर रहा है। बाकी आप कॉन्सेप्ट से भी समझ जाओगे, कोर्स लेने की भी आवश्यकता नहीं है। जब कॉन्सेप्ट को डीपली अध्ययन करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे की जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है। उसके बाद में जितने भी बिंदु हम पढ़ाएंगे वो डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है। फिर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे, और उसके साथ में हम मौर्यन एम्पायर देखेंगे। फिर हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो हम दिल्ली सल्तनत को देखेंगे, और उसके बाद में खिलजी वंश, तुगलक वंश देखेंगे, सेद वंश, लोधी वंश देखेंगे। आधुनिक भारत की बात करें तो वास्को डी गामा का भारत आगमन से लेकर 1857 की क्रांति तक हम इसमें हिस्ट्री में देखेंगे। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का अर्थ और परिभाषा, तो जितने भी पॉइंट आपको इसमें अध्ययन करना है
क्योंकि कोर्स में इनरोल होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से हम क्या लेने वाले हैं, तो उसका डीपली आपको अध्ययन करना है। तो आपको क्या करना है, सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट पे विजिट करना है। इकोनॉमी में हम बजट के महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे 22-23 देखेंगे, आर्थिक समीक्षा को पढ़ना कैसे चाहिए देखेंगे, मुद्रास्फीति, गरीबी, बिटकॉइन, आरबीआई, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएनओ, इनको भी हम विस्तार से देखेंगे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत के प्रमुख वैज्ञानिक, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो, चंद्रयान, मंगलयान, नैनो टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एक्सरे, पीईटी, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, एमआरआई, ईईजी, एलिसा टेस्ट, ये विभिन्न जो पॉइंट है ये देखेंगे। करंट अफेयर में आपको पता ही है कि राजनीति, खेल, विज्ञान, बैंकिंग, वित्तीय, अंतर्राष्ट्रीय, अखबार और एडिटोरियल संपादकीय पढ़ने का क्या महत्व है, इन बातों को हम इसमें देखेंगे। अब हमारे सामने बिंदु निकल के आता है कि स्काई वन जैसे कोर्स में इनरोल करना क्यों ज़रूरी है, क्यों स्काई वन जैसे कोर्स में इनरोल करें हम। तो देखो, अभी देखो टेक्नोलॉजी का युग है, उसके बाद हम देखेंगे स्काई वन के अनौपचारिक होने का क्या फ़ायदा है, 6th और 7th के स्टूडेंट और यूपीएससी स्टूडेंट एक ही कोर्स में कैसे सामंजस्य हो पाएंगे, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे हमारे सामने। फिर 10th 12th के फाइनल में हमारी बोर्ड की परीक्षा हमारा नुकसान कर सकता है, इस बात को देखेंगे। पैसे देकर कोर्स लिया है हमने, अच्छा नहीं लगा, ये हमारे सामने एक समस्या हो सकती है, और मुझे तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है, जो सब्जेक्ट इस कोर्स में शामिल किए गए हैं वो मेरे लिए उतने उपयोगी है नहीं, तो उसको हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है और किस प्रकार से उपयोगी नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला प्रश्न है कि स्काई वन जैसे कोर्स में क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। देखो, वास्तविक सिलेक्शन लेते हैं ना जब हम किसी भी सरकारी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी हो या चपरासी की एग्ज़ाम हो, उसमें सबसे ज़रूरी क्या है, बहुत सारे बंदे बैठते हैं उसमें एग्ज़ाम में और पोस्ट होती है वो लिमिटेड होती है, तो ज़रूरी क्या है, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरी होती है, अन्यथा फॉर्म भले ही भर दो सिलेक्शन नहीं होता, बार बार असफलता मिलती है, क्योंकि नॉलेज के बिना सिलेक्शन संभव नहीं है। या तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग है पहले से, या फिर आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हो, तो आपकी जानकारी है ना वो बहुत बढ़िया हो गई है। अब हम क्या कहते हैं कि अपनी तैयारी से ज्ञान को इतना अधिक कर लो कि सफलता खुद ही आ जाएगी आपके पास में। अब देखो, लंबा प्रोसेस है तैयारी को अधिकतम करने में, ज्ञान को अधिकतम करने में, तो कोई बात नहीं, थोड़ा समय लग जाएगा, है ना। और अगर आप स्काई वन जैसे कोर्स को जल्दी लेते हो तो उसके बाद आपके पास समय भी तो ज़्यादा रहेगा ना। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि तैयारी करते शुरू होते ही सिलेक्शन हो जाएगा, क्यों, और आप तैयारी नहीं करोगे तो वो वैकेंसी खाली रह जाएगी, ऐसा नहीं है, वो वैकेंसी फुल होनी निश्चित है। आप तैयारी नहीं करोगे तो कोई और तैयारी कर ही रहा है, यानी आप तैयारी करो तो सिलेक्शन आपका होगा, आप नहीं करते हो तो किसी और का होगा। लेकिन जो न्यूनतम ज्ञान है वो तो आपको लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जो थॉट प्रोसेस हमारे इसके पीछे है, इसको पूरा एकदम 10 मिनट आराम से बैठो, 15 मिनट बैठो, इसको पूरे को समझो कि हम क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है एक बार में आपके बात समझ में ना आए, दूसरी बात क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं इस कोर्स को बनाते हुए, वो चीज़ आपके समझ में आनी आवश्यक है। अब ये नहीं है कि भाई हमने सब्जेक्ट समझाया तभी आपके समझ में आएगा, हमारा उद्देश्य समझना आपको, आप कहीं से भी उस काम को पूरा कर सकते हो, लेकिन अगर आप हमसे जुड़ते हो तो हमारा सहयोग आपको डेफिनेटली मिलेगा। दूसरा प्रश्न ये है कि स्काई वन का जो कोर्स है वो मैंने कहा कि अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है, उसका क्या फ़ायदा है। तो देखो, स्काई वन के अनौपचारिक होने का फ़ायदा ये है कि इसे कोई भी पढ़ सकता है, यानी कोई उम्र की सीमा नहीं, कोई क्लास की सीमा नहीं। आप 6th क्लास में हो आप इनरोल कर सकते हो, 7th में हो आप भी इनरोल कर सकते हो, जितना जल्दी इनरोल करोगे उतना जल्दी जल्दी फ़ायदा है। आप यूपीएससी 2025 के एस्पिरेंट हो, आपको तो बिल्कुल करना चाहिए, और 6th 7th वाले विद्यार्थी को बिल्कुल करना चाहिए, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तैयारी का मौका है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, सुविधा के अनुसार कभी भी कर लो, क्योंकि हो सकता है अभी आप काम पे जा रहे हो तो 60 70 80 मिनट का ये पर डे का प्लान रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हो। तीसरा, आप कोई भी काम करते हो, कहीं भी पढ़ाई करते हो, कोचिंग करते हो, उसको ये नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करता है, ठीक है। और चौथा ये है ना, कोर्स इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि आप अपना जो आइडल समय, जो फालतू का टाइम खर्च करते हो ना मोबाइल की स्क्रॉलिंग करते हुए
या फिर जहाँ आपका काम आवश्यक ही नहीं वहाँ आप टाइम को वेस्ट करते हो, ख़राब करते हो, है ना। तो उस टाइम को बचाने के लिए, उस टाइम को उपयोगी बनाने के लिए ये कोर्स हमने डिज़ाइन किया है। इसके बाद में एक प्रश्न बनता है कि सिक्स्थ का स्टूडेंट और यूपीएससी स्टूडेंट एक ही कोर्स में कैसे सामंजस्य हो पाएगा, ये प्रश्न बन सकता है। मैंने कहा ना कि इस कोर्स में कोई भी एडजस्ट कर सकता है, कोई भी इनरोल कर सकता है, चाहे सिक्स्थ का हो चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो वो भी। तो यहाँ पे देखो, साधारण शब्दों में अगर मैं इस बात को बोल लूँ तो प्रोग्राम की लैंग्वेज है ना वो आसान रहेगी, दूसरी रोचक रहेगी, तो समझने में आसानी रहेगी। अगर मैं कहूँ कि कागज़ का आविष्कार कहाँ पे हुआ, तो इसका सीधा सा उत्तर होगा जो भी याद करेगा उसके लिए सामान्य बात है, वो चाहे सिक्स्थ का स्टूडेंट याद करे चाहे यूपीएससी का स्टूडेंट याद करे। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कागज़ निर्माण की क्या प्रोसेस है, उसके बाद में कागज़ के क्या उपयोग है ना। अब कागज़ है उसके क्या सप्लीमेंट्स हैं, कागज़ की जगह क्या उपयोग कर सकते हैं हम, या कागज़ के इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, ये बातें यूपीएससी वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे जो सिक्स्थ क्लास का स्टूडेंट है, सेवन्थ का स्टूडेंट है, उसके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा इसको कैच करना। लेकिन अगर सिक्स्थ क्लास का स्टूडेंट यहाँ से 10% भी सीखता है तो उसको नुकसान है क्या। अभी देखो, अगर वो बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम के लिए जाए, मैं नहीं कहता कि वो यूपीएससी के लिए जाए, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर के लिए जाता है या यूपीएससी के लिए जाता है या आरएस के लिए जाता है या सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जाता है, उसके लिए बड़ी से बड़ी एग्जाम का उदाहरण लेके चलते हैं तो यूपीएससी प्रीलिम्स लिखने के लिए उसके पास सिक्स्थ में तो 10 साल का समय है, क्योंकि ग्रेजुएट होने के बाद ही वो ऐसा कर पाएगा। तो अभी 10% कैच कर रहा है तो उसने देखो गाड़ी सही पकड़ ली। अब क्या होगा, अब वो जीवन के हर मोड़ पे ना इतनी जानकारी लेके अपने बाकियों से आगे रहेगा, उसको जो भी इंफॉर्मेशन अलग से आएगी उसको ग्रास्प करने में आसानी रहेगी, ईजी रहेगा, है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि उसके पास 10 साल का समय है और हमारे साथ बना रहेगा तो उसको सारी बातें 10% समझा दी तो 100% भी समझाई देंगे। और वैसे भी हमने जो ये कोर्स है इसको बहुत ही आसान बनाने का प्रयास किया है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने का निश्चय किया है। अब सिक्स्थ के विद्यार्थी को शामिल करने का उद्देश्य क्या है कि सही दिशा में उसकी यात्रा प्रारंभ करना, है ना, सही गाइड उसको सही समय पर प्रोवाइड करवाना, ये हमारा उद्देश्य सिक्स्थ क्लास के विद्यार्थी को शामिल करने का रहा। अब एक प्रश्न बन सकता है कि हम तो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और 100 दिन के लिए तो ये कंटेंट बहुत कम है। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप 2023 यूपीएससी के लिए जा रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल नहीं है। यानी ये जो कोर्स है स्काई वन वाला, ये 2023 यूपीएससी वालों के लिए नहीं है। 2024 के लिए जा रहे हैं तो यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन एक सीमा तक, यानी कह सकते हैं ये पर्याप्त नहीं है। लेकिन आप 2025 या 2026 यूपीएससी के लिए जा रहे हैं तो ये बेहद ही शानदार कोर्स होने वाला है। ये आप स्काई वन में इनरोल करो, स्काई वन कंप्लीट होने के बाद में आप अनुभव करोगे कि किस तरह से ये मेरे लिए उपयोगी हो रहा है। दूसरा, कंटेंट कम है, ये बोला आपने, तो कंटेंट कम नहीं है। देखो दिन में कितने घंटे होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, और हमारा जो ये प्लान है ये कितने समय का है, ये है 70-80 मिनट का प्लान, है ना। तो बाकी समय तो आप अपने लेवल पे तैयारी कर सकते हो, जहाँ से भी कर रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, वहाँ से कर सकते हो, इम्पैक्ट नहीं करेगा नेगेटिवली। ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है, लेकिन एक दिशा प्रोवाइड करवाता है आपको। और हम क्या कर रहे हैं, संपूर्ण नहीं है लेकिन संपूर्ण की तरफ लेकर जाएंगे, ये आपसे वादा करते हैं। उसके बाद में एक प्रश्न ये बन सकता है कि हम हैं वो 10th में या 12th के फाइनल ईयर में हैं, हमारी बोर्ड की परीक्षा है और हमारा नुकसान हो सकता है। ये प्रश्न कई विद्यार्थियों का बन सकता है कि हम स्कूल स्टूडेंट हैं 10th में या 12th में और इस बार हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम है। तो देखो, ज्ञान होता है ना वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। आपने अपने बड़े बूढ़ों से कभी सुना है कि पढ़ाई करने से मेरा भारी नुकसान हो गया? नहीं। और दूसरी, जो कोर्स में सिलेबस में जो भी बातें हैं वो आपके जो 10th 12th का सिलेबस है उससे भी मेल खाती है। और तीसरी, बोर्ड के एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा आंसर राइटिंग स्किल्स भी आवश्यक है। तो आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज होगा तो
उस नॉलेज का उपयोग करते हुए आप आंसर राइटिंग आसानी से कर पाओगे, तो ये यहाँ पे उपयोगी रहेगा। दूसरा, अभी वर्तमान में तो गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही है, ये 1.5 महीना तो बोर्ड की परीक्षा नहीं है, बोर्ड की परीक्षा होगी 12 महीने बाद। तो टाइम को ख़राब करने से अच्छा आप स्काई वन में इनरोल करो और अपने ज्ञान को मैक्सिमाइज करो। चौथा, अगर इतना ही डर लग रहा है आपको तो स्काई वन में अभी इनरोल मत करो, पहले बोर्ड की परीक्षा दे लो, उसके बाद में 12 महीने बाद में इसमें इनरोल कर लेना आपने, ठीक है। उसके बाद में एक प्रश्न ये बनता है कि हमने फीस बताई 2499, या आप 16 अप्रैल तक लेते हो तो, या 1000 स्टूडेंट होते हैं हमारे तब तक लेते हो तो आपको 1000 रुपये में मिल जाएगा। आपने 1000 रुपये दिए और कोर्स आपको अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा? तो देखो, कोर्स की फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है, बहुत मामूली है, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नाम करवाने वाली बात नहीं है, सामान्य सी है। कुछ भी आप कपड़ा लेने जाते हो मार्केट में, वो अच्छा नहीं निकलता, तब भी आपको संतोष करना पड़ता है। ये तो आप अपनी पढ़ाई के लिए, अपने भविष्य निर्माण के लिए इस कोर्स को ले रहे हो, तो ये बुरी बात नहीं है कि भविष्य निर्माण के लिए आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर लो। दूसरा, ये रिफंड वगैरह वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास वैसे है नहीं। क्यों? आपको कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में समझना है, उसके बाद ही कोर्स बाय करना है, यानी अपने विवेक का आपको पूरा उपयोग करना है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके कोर्स बना रहे हैं और ये छोटी छोटी मतलब फालतू बातों के लिए हमारे पास समय भी नहीं है। हाँ, जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है उसका हम स्वागत करते हैं, और हम क्या करेंगे, अगर कोई बात ऐसी है कि उसमें सुधार की गुंजाइश है तो हम अपनी टीम से डिस्कस करके उसमें सुधार करेंगे। लेकिन सुधार कितना हो सकता है? अगर हम 100% लेके चले तो 1% 2% सुधार हो सकता है। बाकी जो थॉट प्रोसेस हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि बाकी सभी लोग हमारे ऊपर इसी थॉट प्रोसेस के कारण भरोसा कर रहे हैं, तो उसमें परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? तो आपको कोर्स खरीदते समय है ना, अपने विवेक का पूरा उपयोग करना है, कॉन्सेप्ट को पूरा समझना है किस तरह से कार्य करेगा, और फिर उसके बाद ही कोर्स को बाय करना है। एक प्रश्न ये बनता है कि मुझे तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है, और ये जो सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट हो गए बहुत सारे, तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो उनके लिए बता दूं कि इतने उपयोगी तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत उपयोगी तो है, ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम अगर सरकारी नौकरी के लिए जाओगे तो ये सब्जेक्ट आएंगे, चाहे आप इंजीनियर हो तो भी आएंगे, डॉक्टर हो तो भी आएंगे। तो और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो एग्ज़ाम कौन सी मान रहे हैं हम मान रहे, होता क्या है वो अलग बात है, वो यूपीएससी वाली एग्ज़ाम। आप डॉक्टर इंजीनियर बने, आपके मन में कभी इच्छा जागृत होगी कि मुझे तो कलेक्टर बनना है, और ये ऐसे बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं जिनके बाद में जाकर उनको लगा कि यार मुझे तो कलेक्टर बनना है, और वो आज कलेक्टर की पोस्ट पे है, आईएएस अधिकारी कह सकते हैं। तो ये जो है ना भूत कलेक्टर बनने का, ये कभी भी लागू हो सकता है, आईएएस बनने का भूत कभी शुरू हो सकता है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। देखो, आज आपका जो अर्जित ज्ञान है ना, आज जितना जल्दी आप शुरू करते हो, आपके उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहायक होगा। तो अपने आप को ना सीमित नहीं करना है, अपार संभावनाओं के अपने आप के लिए खुला रास्ता प्रदान कर दो। बहुत ज़्यादा अपने आप को लचीला बनाए, स्वीकार करने की शक्ति आपको विकसित करनी है, क्योंकि ज्ञान है, नॉलेज, वो कभी व्यस्त नहीं होता है, ये आपको पता ही है। करना क्या है आपको? आपको प्ले स्टोर ऐप पे जाना है और वहाँ पे मुलान एकेडमी सर्च करना है। उसके बाद में आपको ऐप में लॉगिन करना है, वहाँ पे स्काई वन कोर्स मिलेगा आपको, उसको बाय कर लेना है। और बाद में रामनवमी से हर दिन का प्लान रहेगा, 70-80 मिनट का प्लान रहेगा, उसमें आपको पढ़ते हुए जाना है, और 100 दिन तक ऐसा लगातार करना है। वैसे कोर्स की वैलिडिटी है वो 150 डेज़ रखी गई है, लेकिन क्योंकि हो सकता है किसी दिन आप नहीं पढ़ पाए, लेकिन आपको 100 दिन में ही उस काम को फिनिश करना है। बाकी थैंक यू, पढ़ते रहो, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।